हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे जनरल स्टडीज़ एमसीयूज़ के लिए हमारी मैराथन क्लास। तो आज हम मैराथन जो है 2 क्लासेस लेंगे। अभी तो एक चल रही है और रात को 9 बजे भी हमारी मैराथन क्लास चलेगी दूसरी, ठीक है। और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। चलो बढ़ते हैं जी आगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको 100% यहाँ पे फॉलो करना है डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से, और आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज द 10,000 एमसीक्यू कोर्स, जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज प्रॉपर तरीके से एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज तो एमसीक्यू डिस्कस करते ही करते हैं। प्लस यहाँ पे हर एग्जाम को फोकस करके जो है मैंने फोल्डर भी बनाए हैं, एसएससी रेलवे का, डिफेंस एग्जाम्स का, यूपीएससी स्टेट पीसीएस का भी फोल्डर बनाया है। तो इसके अंदर आप विपिन 10 कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरा हमारा जीएस कोर्स है, जो पूरा का पूरा हमारा थ्योरी कोर्स है। जो बेसिक से आप पढ़ना चाहते हैं तो जीएस कोर्स को आप परचेज करेंगे। और इन कोर्सेज को आप परचेज कर सकते हैं 2 जगह से। एक तो स्टडी आईक्यू ऐप से कर सकते हैं और एक आप वेबसाइट से कर सकते हैं studyIQ.com। जैसे आप इसको ओपन करते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा यहाँ पे होम पेज। यहाँ पे देखिएगा आपको बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, जैसे आप दबाएंगे 10,000 एमसीक्यू कोर्स तीसरे नंबर पे नजर आएगा और जीएस कोर्स आपको चौथे नंबर पे नजर आ जाएगा। अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत भी है तो आप 10,000 एमसीक्यू कोर्स से आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको जीएस का एबीसी बिल्कुल भी नहीं आता तो जीएस कोर्स को आप परचेज करना है पहले। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से क्वेश्चन को समझना है और आंसर देने की कोशिश करनी है। माउंट आबू इज ए हिल स्टेशन लोकेटेड इन। माउंट आबू जो है एक हिल स्टेशन है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? माउंट आबू हिल स्टेशन है आपका राजस्थान में। और राजस्थान में कौन सी रेंजेस के अंदर? दैट इज अरावली। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। अरावलीज की बात करते हैं तो अरावलीज जो है आपकी ओल्ड फोल्ड माउंटेन है हमारे देश में, ओल्ड फोल्ड माउंटेन। और अरावलीज की सबसे ऊंची चोटी का जो नाम है वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये है आपकी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, दैट इज अरावलीज। और अगर आपसे वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन पूछा, सबसे यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन पूछा तो वो कौन सी है? दैट इज हिमालयास। हिमालयास। हिमालयास का जो ओरिजिन है वो आपको कहां से देखने को मिला? टेथीस सी से देखने को आपको मिला, टेथीस सी से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और उसके बाद जो है आपकी विंध्यास और सतपुड़ा। विंध्यास और सतपुड़ा के बीच में एक रिवर बहती है जिसे जो रिफ्ट वैली बनाती है, रिफ्ट वैली, और वो है आपकी नर्मदा। नर्मदा रिवर स्टार्ट होती है अमरकांतक प्लेटू से, मध्य प्रदेश से, और यहाँ पे ये जबलपुर फॉल बनाती है। जबलपुर के अंदर जबलपुर फॉल, मार्बल फॉल जिसे आप कहते हैं, मार्बल फॉल्स, धुआंधार फॉल्स भी कहते हैं, धुआंधार फॉल्स भी कहते हैं, तो ये बनाती है। नर्मदा रिवर आके गिरती है कहाँ पे? अरब सागर के अंदर, अरेबियन सी में, जो आपकी माही, ताप्ती, साबरमती के साथ जो है यहाँ पे क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सह्याद्री की बात करते हैं तो इसको वेस्टर्न घाट कहते हैं, पश्चिमी घाट कहा जाता है। और पश्चिमी घाट के अंदर जो है आपकी सारी की सारी यहाँ पे आपकी साउथ वेस्ट मानसून टकराती हैं और बारिश करती हैं, और ऐसी बारिश को हम क्या कहते हैं? ओरोग्राफिक रेनफॉल उसको कहा जाता है। सो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। ये है जी आपके वेस्टर्न घाट वाला पार्ट, ये है ईस्टर्न घाट वाला पार्ट। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट यहाँ पे मिलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? नीलगिरी माउंटेन्स, ब्लू माउंटेन्स। ये है अरावलीज, ये है विंध्यास और सतपुड़ा, बीच में बहती है आपकी नर्मदा रिवर बहती है। ये डेक्कन प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू में ब्लैक सॉइल वगैरह यहाँ पे मिलती है। ये हमारे हिमालयस, हिमालयस आर द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन। हिमालयस की सबसे ऊंची चोटी है आपकी माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर, 48.86 मीटर, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी सबसे ऊंची चोटी है आपकी माउंट एवरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम सागर माथा के नाम से भी हम जानते हैं, सागर माथा। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे देश में पंचायती राज का स्ट्रक्चर क्या है? पंचायती राज के लिए पहले तो कुछ एडिशनल पॉइंट्स। पंचायती राज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आपका आर्टिकल 40 में लिखा गया है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में लिखा है 243 ए से लेके ओ तक, जिसमें 29 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाएगी, आपकी पंचायत बनाएगी 29 सब्जेक्ट के ऊपर। और आपका 11 शेड्यूल है, 11वीं अनुसूची है, और आपका जो पार्ट है वो है 9, पार्ट है आपका 9, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और पंचायती राज के लिए अमेंडमेंट हुई थी, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 हुआ है। और हमारी पहली पंचायत स्टार्ट हुई थी नागौर डिस्ट्रिक्ट में, और उसके बाद नागौर डिस्ट्रिक्ट में पहली पंचायत स्टार्ट हुई थी राजस्थान में, और उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश में 1959 में। और वन मोर पार्ट इज देयर इज ए बलवंत राय कमेटी, बलवंत राय कमेटी, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, बलवंत राय कमेटी। बलवंत राय कमेटी जो बैठी थी वो आपकी 1957 में बैठी थी, जिसमें आपके तीन तरीके की पंचायत, विलेज पंचायत, जो है ब्लॉक समिति, और आपका जिला परिषद से इन्होंने बोला था। जिला परिषद इज द एपेक्स अथॉरिटी, जो जिसके हेड कौन होते हैं? आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं। तो यहाँ पे देखो जी क्या बनेगा, जिला पंचायत, ब्लॉक समिति, ग्राम पंचायत, और उसके बाद ग्राम सभा, ये आपका जो है स्ट्रक्चर बनता है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा।
ग्राम सभा वो होती है जिसमें आपके 18 और 18 प्लस वाले जो लोग रहते हैं वो ग्राम सभा का पार्ट बनते हैं। इट मीन्स ग्राम सभा चुनती है, ग्राम पंचायत को चुनती है। तो दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट। आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और ये हमें बताता है क्या? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के बारे में बताता है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब क्या हो गया कि गांव में पंचायत की पावर दे दी गई हैं, ये सारी तरीके से। सो आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। ये है आपका 3 टियर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जिला परिषद, यहाँ पे ब्लॉक समिति और विलेज पंचायत एंड देन उसका ग्राम सभा। इसका जो हेड होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सब कुछ संभालता है। फर्स्ट सेशन ऑफ मुस्लिम लीग कब हुआ था? पहला सेशन मुस्लिम लीग का कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था? देखिए मुस्लिम लीग बनी थी कब? 30 दिसंबर 1906 के अंदर बनी थी। और इसी दिन हमारा जो है आई मीन टू से मुस्लिम लीग की जो बात करते हैं, नाम की बात करते हैं, तो ख्वाजा सलीमुल्लाह बहादुर जो सेकेंडेड बाय हाकिम अजमल खान, इन्होंने जो है नेम सुजेस्ट किया था, हाकिम अजमल खान। और इनके फाउंडर कौन है? नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका, सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका और विकार उल मलक, और उसके बाद आगा खान बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है यहाँ पे। सैयद नबीउल्लाह खान बहादुर गुलाम, मुस्तफ़ा चौधरी, ये बहुत प्रोमिनेंट पर्सन है यहाँ पे, ठीक है। सो ये पर्सन है। और मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? पहले प्रेसिडेंट थे आगा खान। आगा खान वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, जिनका दूसरा नाम क्या है? सर सुल्तान मोहम्मद शाह। पेपर में दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो ये पहले प्रेसिडेंट थे, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। और यहाँ पे अब बात करते हैं कि कहाँ पे हुआ था। तो ये हुआ था ढाका में, पहला सेशन ही ढाका में हुआ था। नॉट ढक्का, इट्स ढाका, ठीक है, ढाका। अब बांग्लादेश में है, उस टाइम पे इंडिया का पार्ट होता था। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है आपका मुस्लिम लीग को ज्वाइन कब किया था? 1913 में, 1913 में ज्वाइन किया था। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। ये है मुस्लिम लीग। परकिंजे फाइबर जो होते हैं ये क्या होते हैं? व्हाट आर परकिंजे फाइबर? परकिंजे फाइबर जो होते हैं एक मसल फाइबर्स होते हैं, मसल फाइबर्स हार्ट के अंदर, हृदय के अंदर। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। न्यूरॉन की अगर हम बात करते हैं तो न्यूरॉन्स आर द लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी, सबसे लंबे सेल हैं हमारी बॉडी के अंदर। और इनकी रीजनरेशन पावर जो होती है आपकी, रीजनरेशन वो होती है मिनिमम रीजनरेशन पावर देखने को मिलती है। और सेल्स इन द ब्लड की बात करें तो आपके आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं और आपके प्लेटलेट्स होते हैं यहाँ पे आपके ब्लड सेल्स के अंदर। दिस इज इंपॉर्टेंट। स्किन की बात करें तो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर, समझ आया। हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट की स्टडी को हम क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या होता है कि देखिए ये आपका ऐसे नोड जिसे हम कहते हैं पेसमेकर के नाम से भी जानते हैं, साइनोइट्रियल नोड कहा जाता है, जहां से आपकी नर्व इंपल्सेस जो है स्टार्ट होती हैं और उसके बाद जो है आपकी रेस्टिंग पोजीशन आती है। यहाँ पे होता है ईवी नोड, दैट इज एक्टिव वेंट्रिकुलर नोड। ये होती है पेस सेटर जिसे हम कहते हैं। ज़्यादा डिटेल में मत जाना, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में मत जाना। यहाँ पे होते हैं आपके परकिंजे फाइबर जो आपको बात करी थी, ये है परकिंजे फाइबर। और उसके बाद जब आपकी हार्ट बीट स्टार्ट होती है ऐसे नोड से राइट एट्रियम में स्टार्ट होती है और उसके बाद ईवी नोड में जाती है, देन उसके बाद बंडल ऑफ हीज में, देन उसके बाद परकिंजे फाइबर में। तो इस तरीके से आपकी हार्ट बीट का प्रॉपर प्रोसेस चलता है ऐसे। दिस इज द लेफ्ट एट्रियम, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर आपका ब्लड निकलता है और प्योर ब्लड होता है जिसे हम क्या कहते हैं? आर्टरीज, जो आपका प्योर ब्लड लेके जाती है। और सबसे इम्प्योर ब्लड आता है आपका इस रखने में, इस खाने में, जिसे हम क्या कहते हैं? राइट एट्रियम। और ये कौन लेके आता है? आपका वेन्स लेके आती है। और हमारे राइट साइड ऑफ द हार्ट की तरफ यहाँ पे क्या होता है? पूरा का पूरा इम्प्योर ब्लड होता है। और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज द पूरा का पूरा प्योर ब्लड। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। तभी हम कहते हैं कि एक टाइम पे दो ब्लड चलते हैं, इम्प्योर भी चलता है और आपका प्योर भी चलता है। और इस चीज को हम क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। डबल सर्कुलेशन इस चीज को कहा जाता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर, याद रखिए। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डू यू फॉलो इन इंडिया? लोकतंत्र की बात चल रही है, हमारे देश में कौन सा पालन होता है? डेमोक्रेसी वर्ड का मतलब होता है आपका दैट इज द गवर्नमेंट टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। और ये वर्ड किसने यूज किया था? अब्राहम लिंकन जी ने ये वर्ड यूज किया था, यूएस प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन जी ने।
अब बात कर रहे हैं कि इंडिया में किस तरीके की डेमोक्रेसी होती है। हमारे देश में होती है रिप्रेजेंटेटिव, पॉलिटिकल पार्टीज के नेता होते हैं और उनको हम वोट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको हम वोट करते हैं, तो इसलिए हमारी डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव होती है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है लोग, पीपल जो है पॉलिटिक्स में सीधा पार्टिसिपेशन करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह के अंदर। प्रेसिडेंशियल जैसे यूएस के अंदर देखने को आपको मिलती है, और जिसमें आपके जो होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है यानी कि प्रेसिडेंट, वो आपका एग्जीक्यूटिव ब्रांच को लीड करता है। डिक्टेटरशिप की बात करते हैं, अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे नॉर्थ कोरिया वाला पार्ट करता है डिक्टेटरशिप। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव इज द पार्ट। यहाँ पे देखिए जी हमारे देश में क्या होता है, इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन है, ये अपॉइंटेड बाय इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन है, और अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशन ये होते हैं हमारे देश में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। ये ऑलरेडी आपको पता है, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, असेंबली, गार्जियन काउंसिल, कैबिनेट, ये सारे के सारे अपॉइंटेड होते हैं, और उसके बाद अनअपॉइंटेड। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं था ये वाला डायग्राम, बट अदरवाइज जो मैंने आपको बताना था वो क्वेश्चन में बता दिया था। परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल जो है किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये इंट्रोड्यूस कब हुई थी? 1798 में हुई थी। कॉर्नवालिस ने करी थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन शोर। जॉन शोर की रिकमेंडेशन से ये किया था, जॉन शोर की रिकमेंडेशन से। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल भी इसको कहते हैं, और जमींदारी सिस्टम भी इसको कहा जाता है, जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में क्या होता था, जमींदार को अपॉइंट किया जाता था जो सारे के सारे काम संभालता था और टैक्स वगैरह का इकट्ठे करके देता था। और कॉर्नवालिस ने किया जॉन शोर की रिकमेंडेशन से। एक था आपका महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी में क्या होता था, पूरा का पूरा गांव टैक्स भरता था, होल विलेज, विलेज पूरा का पूरा टैक्स भरता था यहाँ पे, होल विलेज। और ये आपको देखने को मिला था, जैसे आपने मूवी देखी होगी डेट इज लगान मूवी, तो वहाँ पे पूरे गांव की बात आती है, तो यहाँ पे वो महलवाड़ी सिस्टम की बात आती है। महलवाड़ी सिस्टम वैसे तो मैकेंजी ने किया था, लेकिन उसमें आपका जो है उसका डेट इज बेंटिक का नाम भी आता है, ध्यान रखिए। हॉल्ट मैकेंजी का तो मेन नाम है, मैकेंजी इज द मेन, बेंटिक का भी नाम पेपर में आता है। दोनों में से एक ही आएगा, दोनों नहीं आएंगे। और एक था आपका रियोतवाड़ी सिस्टम। रियोतवाड़ी सिस्टम साउथ इंडिया में चलाया था, पहले मद्रास में, देन बॉम्बे में, और उसके बाद जो है रियोतवाड़ी सिस्टम में जो है, रियोतवाड़ी सिस्टम में सबसे पहला जो हुआ था दैट इज मद्रास एंड बॉम्बे के अंदर। सो रियोतवाड़ी सिस्टम किसने चलाया था? दैट इज चार्ल्स रीड एंड थॉमस मुनरो, थॉमस मुनरो एंड चार्ल्स रीड, ठीक है, इन्होंने स्टार्ट किया था। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, कॉर्नवालिस इज द करेक्ट आंसर। कॉर्नवालिस को हम कहते हैं फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है। सिविल सर्विसेज के जनक जो हैं हमारे देश में कॉर्नवालिस हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा ऑल इंडिया सर्विसेज के जनक, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक आर्टिकल 312 के अकॉर्डिंग, तो वो आपके हैं दैट इज वल्लभ भाई पटेल। और हमारे ऑल इंडिया सर्विसेज तीन हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। वेलेस्ले की बात करते हैं तो इन्होंने सब्सिडरी अलायंस स्टार्ट किया था। सब्सिडरी अलायंस सॉरी, ये जो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल जो है 1793 में स्टार्ट हुआ था, 1793 में। और सब्सिडी लाइन सहायक संधि 1798 में हुआ था, और पहली स्टेट जो थी हैदराबाद थी जिन्होंने साइन किया था। वॉरेन हास्टिंग जो है जिन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट जो है आपका 1773 का पास किया था। और वॉरेन हास्टिंग वही पर्सन है जिन्होंने जो है ड्यूल गवर्नमेंट को खत्म किया था, और हमारे देश में गवर्नर जनरल बने थे बंगाल के पहले। क्लाइव की बात करते हैं तो ये पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे जिन्होंने प्लासी का युद्ध लड़ा था। प्लासी का युद्ध 1757 का, और किसके साथ लड़ा था? सिराजुद्दौला के साथ लड़ा था। मीर जाफर था जिसने सेना के राज जो है सारे किसको बताए थे, और क्लाइव को बता दिए थे, और सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया था। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। ये वही चीज है जो मैंने आपको समझाई है। सत्यशोधक समाज वॉज फाउंडेड बाय होम? सत्यशोधक समाज जो है किसके द्वारा बनाया गया था? सत्यशोधक समाज जो है मेनली बात करता था शूद्रों, शूद्र, अनटचेबल्स, इनको उठाने के लिए, इनकी कास्ट एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए ये काम होते थे। और ये पुणे में स्टार्ट किया गया था 1873 के अंदर, और किसने स्टार्ट किया था? ज्योतिराव फूले जी ने किया था। और इनका जो मेन एम था वो विमेन एजुकेशन को भी ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना था, क्योंकि इनकी वाइफ भी सावित्री बाई फूले भी जो हैं वो इसी चीज के लिए काम करती थी। सावित्री बाई फूले विमेन एजुकेशन वगैरह को उन्होंने प्रमोट किया था। ज्योतिराव फूले जी जो है ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट थे, क्योंकि ये अपने आप को उच्च जाति मानते थे। और जो ज्योतिराव फूले जो हैं इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी गुलामगिरी, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी का ओरिजिनल नेम है नरेंद्रनाथ दत्ता, और इनको जी सिंह ऑफ खेतरी ने जो है टाइटल दिया था विवेकानंद का। इनके जो गुरु हैं उनका नाम है रामाकृष्णा परमहंस, जिनका ओरिजिनल नेम क्या है? गदोदर चट्टोपाध्याय। और रामाकृष्ण परमहंस के नाम पे ही नरेंद्रनाथ दत्ता यानी कि स्वामी विवेकानंद जी ने स्टार्ट किया था
स्वामी विवेकानंद जी ने स्टार्ट किया था आपका दैट इज रामाकृष्ण मिशन स्टार्ट किया था, क्लियर, रामाकृष्ण मिशन, और इन्होंने मठ भी बनाए थे बहुत सारे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अगर हम बात करते हैं तो ऑल जो है बहिष्कृत करनी सभा और जो है इंडिपेंडेंट पार्टी, और इन्होंने स्टार्ट करी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पेपर है मूक नायक, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, मूक नायक। तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने पार्टिसिपेशन करी है। गांधी अंबेडकर पैक्ट साइन हुआ है 1932 में, जिसे आप क्या कहते हैं, पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, जो जिसमें 10 साल के लिए रिजर्वेशन मिली थी, जिसमें अंबेडकर जी और मदन मोहन मालवीय जी के साइन है। और इन्होंने जो है बुद्धिज्म धर्म भी अपना लिया था। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन ये रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग इन्होंने स्टार्ट करी थी। और उसके अलावा महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे स्टार्ट किया था आपका यंग इंडिया पेपर, हरिजन पेपर, और जो है नवजीवन, इंडियन ओपिनियन इन्होंने साउथ अफ्रीका से स्टार्ट किया था गांधी जी ने। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। ये है जी आपकी महात्मा ज्योतिराव फूले जी, जो अगेन वही चीज जो मैंने आपको भी समझाई है। कथकली जो डांस है आपके देश में कौन सी स्टेट जो है इसको सेलिब्रेट करती है कथकली डांस को? कथकली डांस जो है वो है केरल में। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, केरल इज द करेक्ट आंसर। केरल में एक और है मोहिनीअट्टम। कर्नाटक में जक्षगन है, लंबी, जक्षगन और लंबी डांस फॉर्म यहाँ पे देखने को मिलते हैं। राजस्थान में है घूमर, घूमर चक्री, ये डांस फॉर्म है। तमिलनाडु में कौन से हैं? भारतनाट्यम, भारतनाट्यम, कोलाट्टम, ये देखने को आपको मिलते हैं। और जो है लावनी डांस है महाराष्ट्र में। बिहू, बिहू डांस है आपका असम में, और सतरिया भी वहां पे है असम में। और मणिपुर में मणिपुरी है। और कथक है आपका नॉर्थ इंडिया में, खासकर यूपी वगैरह में, ठीक है। कुचिपुड़ी है आपका आंध्र प्रदेश में। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। बाकी आप अपनी स्टेट्स का यहाँ पे अपना जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो अपनी स्टेट्स का जो डांस फॉर्म है। ये है आपका कथकली। Who was the first Indian to be made a fellow of the Royal Society of London? रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के पहले इंडियन भारतीय जो हैं वो फेलो पर्सन कौन बने थे? दैट इज ए सी वाधिया, ए सी वाधिया, वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर। और ये साइंस फील्ड के लिए है, और ये 1660 के अंदर जो है ये आपका एसी के अंदर जो है फाउंड आउट करी गई थी, और पहले इंडियन जो थे वो थे ए सी वाधिया। रामानुजम जी की बात करते हैं। नेशनल मैथमेटिकल डे इनकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर सेलिब्रेट करते हैं 22 दिसंबर को। सीवी रमन जी की बारे में बात करें तो रमन इफेक्ट इन्होंने बोला था, जिसमें हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। और हमारा नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है 28 फरवरी को, और इसी दिन रमन इफेक्ट को खोजा गया था बाय डॉक्टर सीवी रमन। पीसी महलनोबिस जी की अगर हम बात करते हैं तो इनका बर्थ एनिवर्सरी होती है 29 जून को, और इसी दिन हम मनाते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल डे। और पीसी महलनोबिस जी ने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट भी स्थापित किया था कोलकाता के अंदर। पीसी महलनोबिस और आपका पीसी महलनोबिस और नेहरू जी ने सेकंड 5 ईयर प्लान दिया था 56-61 में, जिसपे आपके इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करने की बात करी गई थी, जिसमें 3 इंडस्ट्रीज आयरन एंड स्टील प्लांट जो है स्टार्ट किए गए थे, भिलाई, दुर्गापुर और आपका राउरकेला के अंदर। भिलाई में यूएसएसआर की मदद से, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर में आपका यूके की मदद से, वेस्ट बंगाल में है ये। राउरकेला जो है आपका वेस्ट जर्मनी की मदद से, और ये है आपका ये दैट इज इन द उड़ीसा के अंदर, ठीक है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीवी रमन जी जो हैं पहले भारतीय हैं जिनको जो है भारत रत्न मिला था। सीवी रमन जी के अलावा सी राजगोपालाचार्य और जो है सी राजगोपालाचार्य जी को मिला था, और राधा कृष्णन जी को मिला था। पहली बार 1954 में 3 भारत रत्न मिले थे, और 3 पर्सन को ही मिले थे ये वाले, याद रखना है आपको। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा बी ऑप्शन। ये हैं जी आपके ए सी वाधिया। हमारे भारत में किस पर्सन को हम ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन यानी कि मतलब अयोग्य ठहराने के आधार पे डिस्क्वालीफाई करने की चीजें डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, मतलब पार्टी चेंज अगर करी है। हमारे देश में आर्टिकल 102 में लिखा गया है डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। 2 चीजों के अकॉर्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन होती है रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में जैसे आपका सिटीजन ऑफ इंडिया, एज मैटर होती है, जहाँ उसका जो है आई मीन टू से उसका कोई हाउस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। और डिस्क्वालिफिकेशन होती है रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, और अगर आपकी पार्टी चेंज कर ली हो आपने, पार्टी चेंज जिसमें आपका एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग आता है
52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के अकॉर्डिंग, जिसमें आपका 10th शेड्यूल हमारा गिवन होता है, 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट वन, वेरी इंपॉर्टेंट। शेड्यूल 10 इज द करेक्ट आंसर, अनुसूची 10, वेरी इंपॉर्टेंट। 9 वाला जो पार्ट बोलता है वो किसके बारे में बात करता है? 9 वाला पार्ट ये बोलता है आपका लैंड रिफॉर्म के बारे में। जमींदारी सिस्टम को खत्म किया गया था, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 यहाँ पे साइन किया गया था। 8th शेड्यूल की बात करते हैं, जिसमें आपका 8वीं अनुसूची में 22 लैंग्वेजेस की बात आती है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस की यहाँ पे बात आती है, जिसमें लास्ट लैंग्वेज थी 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003, और जिसमें आपका बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 लैंग्वेजेस ऐड करी गई थी। 12वां शेड्यूल बात करता है म्युनिसिपैलिटी के लिए, जिसमें आपका 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 हुआ है, और आपके 18 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती है आपकी म्युनिसिपैलिटी। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा। ये है जी आपका एंटी डिफेक्शन लॉ, जो ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है। एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, एंटी डिफेक्शन लॉ को हमने स्ट्रॉन्ग बनाया था 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 द्वारा, जिसके अंदर बोला गया था कि प्रधानमंत्री, और अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो चीफ मिनिस्टर, अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने लोगों को रख सकता है? 15% ऑफ द जो भी रिस्पेक्टिव हाउस है, प्राइम मिनिस्टर लोकसभा के, और सीएम जो है विधानसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के 15% लोग रख सकता है, तभी जो है डिफेक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा आपका। नेक्स्ट देखिए, सेबी जो है सेटअप कब किया गया? सेबी इज द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सेटअप किया गया था 88 में, लेकिन बात ये है यहाँ पे स्टैट्यूटरी पावर, कानूनी शक्तियां मिली थी 92 में। सो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? 92 इज द करेक्ट आंसर, 92। ये क्या करता है? सेबी क्या करता है? पहले तो एक जो है आपको जो है मार्केट प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आपके इन्वेस्टर्स होंगे, बायर्स होंगे, सब होंगे, ठीक है। सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करने की यहाँ पे बात करता है, तो सारी चीजें इसमें सेबी में ये चीजें आती हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि 1998 की बात करें तो 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है घोषित करी गई थी, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, जिसमें लोन वगैरह मिलते थे किसानों को क्रेडिट कार्ड से। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। हेडक्वार्टर यहाँ पे कहाँ पे है? मुंबई में। इस टाइम जब हम वीडियो को बना रहे हैं तो अजीत त्यागी जो है यहाँ के अभी सेबी के चेयरपर्सन है, ये आपको पता होना चाहिए, सेबी के चेयरपर्सन। शिवाजी महाराज को छत्रपति शिवाजी महाराज का बोला जाने लगा था, और इनको जो है आपके छत्रपति की उपाधि और प्लस जो है राजा बनाया गया था, ताज पहनाया गया था 1674 में। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। कहाँ पे? रायगढ़ में। रायगढ़ कहाँ पे है? दैट इज द महाराष्ट्र। और एक ब्राह्मण द्वारा पहनाया गया था मुकुट इनको, दैट इज गंग भट्ट द्वारा पहनाया गया था। 1680 में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी, और औरंगजेब ने शिवाजी को टाइटल दिया था राजा का। अगर पूछा जाता है कि आपको राजा टाइटल शिवाजी को किसने दिया था, तो औरंगजेब का नाम आएगा। शिवाजी की जो सरकार है, इनकी सरकार को बोलते थे हम अष्टप्रधान, अष्टप्रधान बोला जाता था। अष्टप्रधान बोलते थे तो इसका मतलब क्या था कि यहाँ पे 8 मिनिस्टर होते थे, 8 मंत्री होते थे, जिसमें मेन था पेशवा। पेशवा वाज द प्राइम मिनिस्टर, क्लियर। और शिवाजी महाराज के आपके यहाँ पे 2 टैक्स होते थे। 2 टैक्स कौन से? एक था चौथ, जिसमें आपका लैंड प्रोड्यूस होता था 1/4 उसको देना पड़ता था, और एक होता था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी होता था जो आप हेरिडिटरी राइट्स आपके पास आए हैं उसका 10% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो जिनकी जमीनें हेरिडिटरी हैं। शिवाजी महाराज के बारे में बात करते हैं तो शिवाजी महाराज के जो गार्जियन थे वो थे दादाजी कोंडादेव, ठीक है, और इनके गुरु का नाम था तुकाराम और रामदास, इनके गुरु का नाम था। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। सो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, 1674 इज द करेक्ट आंसर, 1674। मेल पार्ट बताइए फ्लावर का कौन सा होता है? मेल पार्ट फ्लावर का इनमें से कौन सा होता है? दिखा देते हैं आपको। सो यहाँ पे जो मेल पार्ट है फ्लावर का, वो क्या होता है? स्टेमन। स्टेमन इज द मेल पार्ट, मेल पार्ट होता है। और ये किससे बना होता है? एंथर से बना होता है, जो आपका बिल्कुल टॉप के ऊपर है, ठीक है। और ये स्टॉक जो आपको देखने को मिल रही होगी, ये फिलामेंट होता है, और फिलामेंट जो सपोर्ट करता है किसको? एंथर को सपोर्ट करता है। और फीमेल पार्ट जो है यहाँ पे उसको क्या कहते हैं? हम पिस्टल कहा जाता है। ये है आपका फीमेल पार्ट, ठीक है। और फीमेल पार्ट के टॉप के ऊपर देखने को आपको मिलता है यहाँ पे स्टिग्मा। देन उसके बाद जो है आपका नीचे जाती है स्टाइल, देन ओवरी। ओवरी क्या होता है? राइपन्ड ओवरी इज कॉल्ड आपका फ्रूट कहा जाता है। राइपन्ड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट, ठीक है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो ये आपको याद रखने हैं। सो ये आपको क्लियर होनी चाहिए चीजें। तो यहाँ पे मेल पार्ट की बात चल रही है, तो मेल पार्ट है आपका स्टेमन। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, स्टेमन इज द राइट वन, वेरी इंपॉर्टेंट। ओसिमम टेन्यूफ्लोरम, ओसिमम टेन्यूफ्लोरम जो है एक साइंटिफिक नेम है, किसका साइंटिफिक नेम है? तो ये है तुलसी का। तुलसी इज द जो है आपका ओसिमम टेन्यूफ्लोरम इज द नेम।
नीम की बात करते हैं तो एज़ेडी रेक्टा इंडिका, एज़ेडी रेक्टा इंडिका इसका नाम होता है नीम का। और मैंगो का है मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। और बबूल का जो नाम है डेट इज कॉल्ड वाचिलिया निलोटिका, ये नेम है। और तुलसी की बात मैंने आपको बताई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन डॉक्टर किसको कहते हैं, इंडियन डॉक्टर किसको कहा जाता है, तो वो है आंवले को कहा जाता है। आंवला जो है रिच सोर्स होता है विटामिन सी का, ठीक है। और आंवला का जो नाम है उसका नाम होता है फाइलेंथस एम्ब्लिका, फाइलेंथस एम्ब्लिका, दिस इज द नेम, फाइलेंथस एम्ब्लिका। सो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन, तुलसी इज द करेक्ट आंसर, तुलसी। गांधी जी का मतलब सर्वोदय के लिए क्या मतलब था, सर्वोदय वर्ड का मतलब क्या था, सर्वोदय का मतलब सबका उदय, दैट इज द बर्थ ऑफ द न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन द एथिकल वैल्यूज, नई चीजों के आधारित पर समाज का नया जन्म होना, दैट इज कॉल्ड आपका सर्वोदय, उसको कहते थे। अपलिफ्ट जिसे हम कहते हैं, ये सर्वोदय कॉन्सेप्ट जो है गांधी जी ने जॉन रस्किन की पुस्तक से लिया था, और जॉन रस्किन की पुस्तक थी आपकी अनटू दिस लास्ट। इस बुक को पढ़ के जो है सर्वोदय का कॉन्सेप्ट गांधी जी ने यहाँ पे दिया था। लेकिन सर्वोदय से आपको कंफ्यूज नहीं करना, 1950 में एक सर्वोदय प्लान भी आया था, सर्वोदय प्लान। सर्वोदय प्लान जब हमने प्लानिंग कमीशन की बात कर रहे थे, पंचवर्षीय योजना जो बनाता है, उसमें सर्वोदय प्लान भी आया था, जो दिया था एसएन अग्रवाल ने, एसएन अग्रवाल ने बोला था, ठीक है, जो आपका कॉटेज इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की यहाँ पे बात करता था, तो वहीं पे सर्वोदय प्लान दिया गया था। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। कुटिल्या जो है आपके कौन है, इनकी इंपॉर्टेंट बुक बताइए, कुटिल्या की कौन सी है। कुटिल्या जिन्हें हम क्या कहते हैं, चाणक्य और इंडियन माइकेवेली के नाम से जाना जाता है, इंडियन माइकेवेली। और ये किसके दरबार में प्राइम मिनिस्टर हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य को हेल्प करी थी इन्होंने नंद वंश को खत्म करने के लिए, नंद वंश का राजा था धनानंद को हरवाया था। और जो है कुटिल्या की मदद से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को भी हरा दिया था, ध्यान रखना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो रिटन बाय जो है कुटिल्या, कौन सी पुस्तक है जी इसमें, तो दैट इज अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र इज द करेक्ट आंसर। सेल्यूकस निकेटर का एक आपका जो है पर्सन आया था, इसने भेजा था इंडिया में घूमने के लिए, दैट वाज मेगास्थनीज। तो पहला फॉरनर जो इंडिया में आया था वो था मेगास्थनीज, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और हमारे देश के बारे में लिखा इंडिका पुस्तक में, इंडिका पुस्तक में, इंडिका पुस्तक वो थी, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो आपका जो है कुटिल्या को हम और किसके नाम से जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से भी हम जानते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे लिखा हुआ है राजतरंगिणी, इंपॉर्टेंट है, राजतरंगिणी एक संस्कृत पुस्तक है, संस्कृत पुस्तक है, किसने लिखी थी, कलहन ने, कलहन ने लिखी है। तो आंसर इसमें वन ऑप्शन बनेगा। ये है जी आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इकोनॉमिक गवर्नेंस के लिए कुटिल्या की अर्थशास्त्र। रामायण को जो है पर्शियन लैंग्वेज में, फारसी भाषा में किसने चेंज किया था, ये अकबर के टाइम पे देखने को आपको मिला। रामायण जो है वाल्मीकि जी ने लिखी थी, वाल्मीकि जी ने लिखी थी। और रामायण जो है साउथ में, रामायण जो है किसने लिखी थी, कंबर ने लिखी थी। रामचरितमानस पूछा जाता है आपको, तुलसीदास जी ने लिखी थी अवधी लैंग्वेज में, तुलसीदास जी ने। लेकिन रामायण को पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किसने किया था, तो ये किया था बदौनी ने। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। बदौनी वही पर्सन है जिन्होंने महाभारत को भी पर्शियन लैंग्वेज में चेंज किया, पर्शियन लैंग्वेज में हम बोलते थे रजमनामा, रजमनामा बोला जाता था। अबुल फजल, अबुल फजल वो पर्सन है जिन्होंने अकबर के ऊपर जो है आईने अकबरी, आईने अकबरी और अकबरनामा नाम की पुस्तकें लिखी थी, आईने अकबरी और अकबरनामा। और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अब्दुल लतीफ जो हैं ये गुरु थे किसके, जो है अकबर के। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, बदौनी इज द करेक्ट आंसर। प्रियम्बल के अंदर जो है इनमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि कौन से आते हैं। सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यही वर्ड आता है आपका। सोवरन सेकुलर तो नहीं आता, सोवरन सेकुलर पहले नहीं आता, डेमोक्रेटिक पहले नहीं आता। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, आंसर इसमें वन ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। प्रियम्बल होता क्या है, प्रियम्बल इज द प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहते हैं। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इसको कहते हैं। प्रियम्बल का जो आइडिया हमने लिया था वो यूएस से लिया था, और इससे पहले हमारा नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ध्यान रखिए। और 13 दिसंबर 1946 को इसको बनाया गया था, जो जो जवाहरलाल नेहरू जी ने स्टार्ट किया था। और यहाँ पे जस्टिस 3 टाइप का, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लिबर्टी 5 टाइप की, दैट इज थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप।
इक्वालिटी जो है आपकी दो, स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल द फ्रेटर्निटी, सब चीजें। और हमने इसको अपनाया कब था? 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया था, और लागू कब किया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। तो ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से ऐसा कोई कौन सा सब्सटेंस है जिसमें इनफाइनाइट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है, अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है? तो वो होता है आपका इंसुलेटर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, इंसुलेटर इज द करेक्ट आंसर। लो कंडक्टिविटी, बिल्कुल कंडक्टिविटी जीरो होती है, और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है यहाँ पे। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। जैसे आपका नेचुरल रबड़ वगैरह, ठीक है, वुड होती है, लकड़ी वगैरह, ये सारे के सारे क्या होते हैं? आपके इंसुलेटर्स होते हैं। कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर कंडक्टर वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है आपकी इजीली पास कर जाती है, मेटल्स वगैरह। और इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है जिसमें आपका करंट वगैरह ट्रांसफर करता है। रेजिस्टर की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो आपका करंट को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है, करंट को रिड्यूस कर देता है। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। सो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन, दैट इज इंसुलेटर इज द करेक्ट आंसर। इंसुलेटर, ये है इंसुलेटर। ब्रेथ टेस्ट, सांस लेने का टेस्ट, यूज्ड बाय द ट्रैफिक पुलिस टू चेक ड्रंकन ड्राइविंग यूजेस। जो आपका ब्रेथ टेस्ट लेते हैं, वो सांस टेस्ट करते हैं, तो उसमें होता क्या है? उसमें होता है पोटाशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, पोटाशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। और ये चेक करता है ब्लड के अंदर कितनी शराब है, एल्कोहल कंसंट्रेशन को चेक करता है ब्लड के अंदर कितनी होती है। पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है आपका, ये क्या होता है? पूरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो आपका अल्कोहल को क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है। आंसर इसमें वन ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर। पोटाशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड उसको कहते हैं। आंसर इज वन ऑप्शन। ये है जी आपका टेस्ट, जिसमें आपको इस तरीके से कितनी शराब वगैरह पी है आपका सब कुछ नोटिस हो जाता है यहाँ से। ऐसा कंपाउंड बताइए, पाउडर बताइए, जो आपका स्वेटिंग यानी कि पसीने को दूर कर देता है, बॉडी के ऊपर लगाते हैं तो पसीना नहीं आता, तो वो होता है आपका बोरिक एसिड। आंसर इसमें वन ऑप्शन बनेगा। H3BO3 इसको कहा जाता है, बोरिक एसिड। जैसे बर्न्स वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, कट वगैरह लग जाता है, तो उसके ऊपर जो है आपका बोरिक एसिड देखने को मिलता है। एंटीबैक्टीरियल, एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड होता है, एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड होता है बोरिक एसिड। एक्ने ट्रीटमेंट में भी आपको काम करता है। फॉस्फोरिक एसिड होता है आपका डीएनए आरएनए वगैरह के अंदर, डीएनए आरएनए वगैरह के अंदर फॉस्फोरिक एसिड होता है। कार्बोनिक एसिड जो होता है आपका H2CO3 कहते हैं। कार्बोनिक एसिड सोडा वाटर वगैरह के अंदर देखने को आपको मिलता है, सोडा वाटर वगैरह के अंदर कार्बोनिक एसिड वगैरह देखने को आपको मिलता है। सल्फोनिक एसिड की अगर हम बात करते हैं, सल्फोनिक एसिड ये आपका जैसे वूल वगैरह, सिल्क वगैरह, ठीक है, उसके डाइज में सल्फोनिक एसिड देखने को आपको मिल जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो आंसर इसमें वन ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा वन ऑप्शन, बोरिक एसिड पाउडर। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है, इनमें से फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं है? भारत में मौलिक अधिकार इनमें से कौन सा नहीं है? फंडामेंटल राइट की अगर हम बात करते हैं तो हमने यूएसए से लिए गए हैं। 12 से लेके 35 नंबर आर्टिकल तक पार्ट 3 है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 आता है। और प्लस हमने फंडामेंटल राइट जो है हमारे देश के अंदर जो है, ये जस्टिसेबल होते हैं। अगर आपके छीन लिए जाएं तो आप आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, 226 के अकॉर्डिंग आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये आप में से यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन इज द नॉट द फंडामेंटल राइट। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। एजुकेशन की बात करते हैं तो 21A में आता है, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में लिखा गया था, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चे को पढ़ने का राइट है। एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो 19 से 22 तक नंबर तक आर्टिकल में आता है। राइट टू लाइफ की बात करते हैं तो आर्टिकल 21 के अंदर देखने को आपको मिलता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा एक कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है ये हमारा, ठीक है। और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट था आपका 2005 वाला, जिसमें आपका सब चीजें देखने को मिलती थी। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर, सूचना का अधिकार। पार्ट 3 जिसमें आपका फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल, पार्ट 4A इज द फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात करते हैं। राइट टू इक्वालिटी आपका 14 से 18 है, फ्रीडम वाला 19 से 22 है, एक्सप्लॉयटेशन वाला 23 से 24 है, रिलीजन वाला 25 से 28 है, कल्चरल एजुकेशन राइट आपका 29-30 है, रेमेडीज वाला 32 देखने को मिलता है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी, अस्पष्टता की जो प्रथा को समाप्त कर देता है, वो कौन सा है? तो वो है आपका आर्टिकल 17। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, अनुच्छेद 17 इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 17 इज द करेक्ट वन।
सभी फॉर्म की अनटचेबिलिटी को ये दूर करता है। आर्टिकल 17 इज द करेक्ट आंसर। और ये हमारा एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1976। ये बात करता है आपका जो है अनटचेबिलिटी को दूर करने में। आर्टिकल 17, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। 14 नंबर आर्टिकल बताता है हमें राइट टू इक्वालिटी के बारे में, ठीक है। इक्वालिटी का मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में बताता है। 18 नंबर में हम बताते हैं कि टाइटल नाम के आगे पीछे नहीं लगा सकते। 19 नंबर आर्टिकल बताता है हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में हमें बताता है। सो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। आर्टिकल 17 इज द करेक्ट वन। ये है जी आपका आर्टिकल 17, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनटचेबिलिटी, छुआछूत का जो है खत्म करना। हमारे देश में कौन सा ऐसा किंग था जिसने मार्केट रेगुलेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था? किसने इंट्रोड्यूस किया था मार्केट रेगुलेशन, कि प्रॉपर तरीके से मार्केट को रेगुलेट करेंगे? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इज द करेक्ट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी, जिनका ओरिजिनल नेम क्या है, अली खुर्शब है, और इनको दूसरा सिकंदर के नाम से जानते हैं। मंगोल ने सबसे ज्यादा अटैक इनके टाइम पे किया। मार्केट रिफॉर्म के लिए इन्होंने 4 ऑर्डिनेंस जारी करी का जो है आपका जारी करी इन्होंने, ठीक है। और शाह मंडी नाम की पोस्ट बनाई इन्होंने, ताकि जो प्रॉपर तरीके से मंडी के अंदर, मार्केट के अंदर कुछ भी अगर होता है गलत तो इसको पता लगे, राजा को पता चलता रहे। रिफॉर्म करने के लिए बातें करी गई थी। और इन्होंने बोला था दैट इज किंगशिप नोज नो किंगशिप, किंगशिप नोज नो किंगशिप, यानी कि जो राजा है उसका ऐसा नहीं कि राजा का बेटा राजा बनेगा, जिसमें दम होगा वो राजा बनेगा। किंगशिप नोज नो किंगशिप। और अलाउद्दीन खिलजी को प्रताप रुद्र देव से जो वारंगल के राजा हैं वहां से इन्होंने कोहिनूर हीरा लिया था। किसने लिया था? मलिक कफूर ने। मलिक कफूर ने जो हीरा बाद में दिया था किसको? अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। और मलिक कफूर कौन है? इनका गुलाम है, जिसे आप 1000 दिनारी कहते हैं, 1000 दिनारी कहा जाता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। मोहम्मद बिन तुगलक, इनको वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया कहते हैं, पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता है। 5 ऐसी चीजें हुई थी। एक तो डबल टैक्सेशन द्वाब के अंदर लगा दिया था, कैपिटल शिफ्ट कर दी थी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी के अंदर, टोकन करेंसी को इशू किया गया था, इराक के अंदर खुरासिल एक्सपीडिशन करने की बात करी थी, कुमाऊं हिल्स का अटैक। ये 5 चीजें थी जो इनकी घटिया थी। इल्तुतमिश की बात करते हैं तो इल्तुतमिश स्लेव ऑफ द स्लेव है, और द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत इनको कहते हैं, क्योंकि दिल्ली कैपिटल इन्होंने बनवाई थी। और कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन इन्होंने कंप्लीट करवाई थी। और जो जो टैक्स होता था, टैक्स लेते थे और वगैरह जो भी है, और ये सैलरी जो देते थे इल्तुतमिश, वो सैलरी जो होती थी वो आपको मिलती थी लैंड की फॉर्म में, जिसे हम क्या कहते थे? इक्ता सिस्टम। और इस इक्ता सिस्टम को कैश में कन्वर्ट किसने करवाया था? इक्ता सिस्टम को कैश में कन्वर्ट किसने करवाया था? तो वो करवाया था, इक्ता सिस्टम को कैश में कन्वर्ट करवाया था, दैट इज अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। और इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये याद रखिए। गयासुद्दीन तुगलक की बात करते हैं, तुगलक वंश के संस्थापक हैं। आंसर इज सी ऑप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आरबीआई चाहती है कि जो बैंक्स को अगर लोन मिले, बोरो कर रहे हैं, तो उनको एक्सपेंसिव मिले, ज्यादा रेट के ऊपर मिले, तो क्या करेंगे? तो चीजों के रेट को बढ़ा देंगे, जैसे कि आपका बैंक रेट को बढ़ा सकते हैं, सीआरआर को बढ़ा सकते हैं, आरआर को बढ़ा सकते हैं, और आपका एसएलआर को बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लोन लेने की बात आ रही है, तो लोन तो रेपो रेट के ऊपर लिया जाएगा, तो ऑब्वियस की बात है आपका रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा आपका रेपो रेट को, जिससे क्या होगा कि बैंक को महंगा पड़ेगा ये। और अगर जब भी आरबीआई क्या करती है, आरबीआई क्या करती है, रेट को हाई कर देती है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, उस चीज को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड, उस चीज को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी, संकोचनकारी, डियर मनी पॉलिसी, डियर मनी पॉलिसी, और आपका टाइट मनी पॉलिसी कहा जाता है, जिसका जो मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि पैसे को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, प्राइस स्टेबिलिटी को कंट्रोल करना, इस तरीके से। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन। ये कुछ राइट्स हैं, आपको टिक करने हैं कि कौन सा राइट किसके साथ संबंधित है। 15 नंबर जो आर्टिकल है ये बताता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो ये है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ये बनेगा थर्ड ऑप्शन। फिर उसके बाद है आपका जो है आर्टिकल 20, ये आपको कन्विक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन, जैसे कि अगर आपको पकड़ लिया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। डबल जियो पार्टी नहीं कर सकते आप, यानी कि आप डबल सजा नहीं दे सकते एक ही क्राइम के लिए। और 25 नंबर आर्टिकल बताता है हमें रिलीजन की फ्रीडम के लिए, तो ये बनेगा 1 नंबर। और 32 बताता है कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज के लिए, जाने के संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे हम हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इनको हार्ट एंड सोल वर्ड की यूज किया था। 3412 बनेगा, तो आंसर इसमें थर्ड ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन 3412, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ये आपके आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन जो है इनेक्ट कब किया गया था? इनेक्ट कब किया गया था? 15 जून को, 15 जून 2005 को। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और ये एम क्या करता है? इंफॉर्मेशन। एम क्या करता है? इंफॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर जो है आपको देना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और प्रॉपर तरीके से लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती जाए। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। ये देखिए जी, इनेक्ट किसने किया था? पार्लियामेंट ने कानून बनाया था 15 जून 2005 को। हाँ कब करी थी कि हाँ हम लगा देंगे, 22 जून को हाँ कर दी थी। और लागू कब से किया गया था? 12 अक्टूबर से लागू किया गया था। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं लगा था, लेकिन 5 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर में भी लग चुका था, क्योंकि आर्टिकल 370 हमने खत्म कर दिया था। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर जो गैस है वो रिस्पॉन्सिबल कौन सी थी? भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में देखने को आपको मिली थी, 1984 में। और इसमें जो पर्सन थे, जो इंडस्ट्री थी, दैट वाज यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड इंडस्ट्री थी। और आपकी जो कंपाउंड था दैट इज मिथाइल आइसोसाइनेट। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और ये क्या करती थी? इंसेक्ट वगैरह को बनाने में काम करती थी, इंसेक्टिसाइड थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो प्रिजर्वेटिव का काम करती है ये, जैसे लेज वगैरह के पैकेट होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड 200 टाइम कैपेसिटी है ब्लड के साथ कंबाइन करने की, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। क्लोरीन जो होता है वाटर प्यूरिफिकेशन में आपको हेल्प करता है, वाटर प्यूरिफिकेशन में इंपॉर्टेंट है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, मिथाइल आइसोसाइनेट इज द करेक्ट आंसर, मिथाइल आइसोसाइनेट। मॉनेटरी पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? मौद्रिक नीति का। मॉनेटरी पॉलिसी बनाता कौन है? आपका आरबीआई बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई बनाती है, और इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो दो चीजें होती हैं, प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। हर 2 महीने बाद आपकी मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू करी जाती है। आंसर इज 2 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 लोग होते हैं, 3 आपकी गवर्नमेंट की साइड से, 3 आपके आरबीआई की साइड से। और जो आरबीआई की साइड से एक पर्सन होता है, इसमें चेयरमैन होता है, जो इसका पूरी की पूरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का चेयरमैन होता है। तीनों के पास एक एक वोट होती है, लेकिन अगर टाई हो जाती है तो टाई ब्रेकर आपका सिर्फ चेयरमैन है, डेट इज चेयरमैन के पास एक्स्ट्रा वोट होते हैं, जिसे हम कास्टिंग वोट भी कहते हैं, कास्टिंग वोट। और इन्होंने बोला है 4 + 2 - 2%, यानी कि अगर सॉरी 2 2 प्लस -4% ऐसे, यानी कि 2 से 6% तक आपको इन्फ्लेशन रखनी है, ये इनका टारगेट है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी, ये है आपके ऑब्जेक्टिव, प्राइस स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन करना, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, इन्वेंटरीज को स्ट्रिक्ट करना, एक्सपोर्ट और फूड, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं। लेकिन पहले 2 ऑब्जेक्टिव जो हैं बड़े मेन है, प्राइस स्टेबिलिटी को जो है मेंटेन करके रखना, और प्लस आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ। तो दीज आर द 2 मेन ऑब्जेक्टिव जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी के आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। मृच्छकटिका पुस्तक के ऑथर कौन है? मृच्छकटिका पुस्तक के ऑथर कौन है वो बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले देखते हैं वारामिहिरा। वारामिहिरा पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका पुस्तक इन्होंने लिखी है, पंच सिद्धांतिका। उसके बाद करते हैं विशाख दत्त की। विशाख दत्त जो हैं इन्होंने मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम ये लिखी है। शूद्रक ने लिखी है आपकी मृच्छकटिका। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा, मृच्छकटिका ऑफ शूद्रक। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, पीयूष ग्रंथि जिसे हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड, क्योंकि क्या होता है कि सारे के सारे हार्मोन जो हैं इसी पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है निकल के चलते हैं, और ये होते हैं ब्रेन में। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। ब्रेन जो प्रोटेक्ट होता है आपका, एक कवरिंग में प्रोटेक्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं क्रेनियम, और उसके नीचे ब्रेन की आउटर लेयरिंग होती है, जिसे हम क्या कहते हैं आपका, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रेनियम के नीचे होते हैं मेनिंजेस। ये दोनों प्रोटेक्ट करके रखती हैं आपकी जो है पूरे के पूरे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा, क्रेनियम। किडनी की बात करते हैं तो किडनी की स्टडी को हम क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी। और इसका स्ट्रक्चरल यूनिट है आपका नेफ्रॉन, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। और इसमें होती है प्यूरिफिकेशन, जिसे आप क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, प्राण स्पंदन कहते हैं। और किडनी में अगर जो स्टोन बन जाए तो वो किस चीज के बनते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट के बनते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट के, समझ आया। लीवर की बात करते हैं, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। यूरिया यहाँ पे बनता है, ग्लाइकोजन यहाँ पे स्टोर होता है,
और यहाँ पे दो जो है प्रोटीन बनते हैं, हेपरिन और फाइब्रिनोजन। हेपरिन प्रोटीन होता है आपका जो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता, कहाँ पे, शरीर के अंदर। फाइब्रिनोजन जो है ब्लड क्लॉटिंग करता है लेकिन शरीर के बाहर। पैंक्रियास की बात करते हैं तो मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स ग्लैंड है। इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टेटिन ये आपके जो है हार्मोन निकलते हैं। इंसुलिन निकलता है बीटा सेल से, ग्लूकागॉन अल्फा सेल से और सोमैटोस्टेटिन डेल्टा सेल से निकलता है। इंसुलिन का काम है ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन कन्वर्ट करना, ठीक है। और उसके बाद ग्लूकागॉन का काम है ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज कन्वर्ट करना, और सोमैटोस्टेटिन का दोनों का आपस में बिल्कुल सेम काम है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। ब्रेन इज द करेक्ट आंसर। ये है जी आपका ब्रेन का पार्ट। यहाँ पे इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह ऐसे निकलते हैं। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है सारी चीजें, हाइपोथैलेमस से ही निकल के चलती हैं। हाइपोथैलेमस को हम हंगर सेंटर भी कह देते हैं, और थ्रस्ट सेंटर, भूख और प्यास का सेंटर भी हम हाइपोथैलेमस को कहते हैं। फारेनहाइट स्केल में और सेल्सियस स्केल में आपका टेम्परेचर कब बराबर हो जाता है? -40 के ऊपर, याद रखना -40 के ऊपर। और आपको टेम्परेचर का बता दूं, C/100 इजिकल टू K माइनस 273.15/100 इजिकल टू F-32/180। अगर सेल्सियस और फारेनहाइट को बराबर करना है तो आप इसको बराबर कर देंगे, सेल्सियस और केल्विन को बराबर करना है तो इसको, केल्विन और फारेनहाइट को बराबर करना है इसको। तो मैं इसके एक एग्जांपल देता हूँ। क्या इन्होंने सेल्सियस और फारेनहाइट की बराबर बात करी है, तो C/100 इजिकल टू F-32/180 आएगा। तो मैं सेल्सियस को भर देता हूँ -40/100 इजिकल टू F-32/180। आपका F भी -40 आना चाहिए। 0 से 0 कट गया, 0 से यहाँ पे 0 कट गया, ये क्या बन गया 8 चौक 72, -72 इजिकल टू F-32, और ये पॉजिटिव में चला जाएगा, और मतलब -72 + 32 दैट इज -40 बन जाएगा आपका फारेनहाइट का। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको, कौन सी है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है कि कौन सी है। व्हीट इज ग्रोन इन द पंजाब, ये सही है, पंजाब में उगाई जाती है। टी जो होती है असम में उगाई जाती है, ये भी सही है। कॉफी जो है कर्नाटक में, ये भी सही है। सैफरन जो है हिमाचल प्रदेश में, ये गलत है। सैफरन जो होता है, केसर जो होता है हमारे देश में जम्मू कश्मीर में लगता है सबसे ज्यादा, और यहाँ पे इनको जीआई टैग भी मिला हुआ है। और प्लस सैफरन जो वर्ल्ड वाइड ईरान में देखने को मिलता है, और जम्मू कश्मीर के अंदर एक लैंड है, उस लैंड को हम कहते हैं करीवास, जहाँ क्रेवाज आर द हाईलैंड्स, जहाँ पे आपका सैफरन केसर प्रोड्यूस होता है यहाँ पे। और 3 टाइप का जो है केसर यहाँ पे देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर में, जिसे हम कहते हैं लच्छा, लच्छा सैफरन, मोंगरा, मोंगरा सैफरन, और गुची, ये आपको सैफरन देखने को मिलते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। गायत्री मंत्र जो है आपका किस जो है वेद से लिया गया है? गायत्री मंत्र जो लिया गया है वो ऋग्वेद से लिया गया है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। और ऋग्वेद के जो है आपका थर्ड मंडल है, वहां से लिया गया है, थर्ड मंडल से लिया गया है। और ऋग्वेद में गायत्री मंत्र जो दिया गया है डेडिकेटेड है सावित्री को डेडिकेटेड है, जो सन डायती है, ठीक है। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। ऋग्वेद को पढ़ने वाला पंडित था होत्री, और इसका जो है उपवेद था आपका आयुर्वेद, जो मेडिसिन के लिए डील करता है। ऋग्वेद के अंदर जो है आपके 10 मंडल हैं, और 10 मंडल में 10th मंडल जो है आपका बात करता है पुरुषोत्तम मंडल के ऊपर, जिसमें आपकी कास्ट सिस्टम के बारे में बात की है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के बारे में बात करी गई है। सामवेद जिनको पढ़ने वाला पंडित है उद्गात्री, और उसके बाद जो है ये है आपका म्यूजिक के लिए, और इसका जो उपवेद है वो है आपका दैट इज गंधर्व वेद, गंधर्व वेद होता है। यजुर्वेद जो बात करता है, इसका उपवेद है आपका धनुर्वेद, और इसको पढ़ने वाला पंडित है अध्वर्यु, जो आपका रिचुअल्स और जो है क्षत्रिय के लिए बात करते हैं। अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो इसका उपवेद है आपका शिल्पवेद। शिल्पवेद जो होता है आर्किटेक्चर के लिए बात करता है, और अथर्ववेद जो है मैजिकल टूना माना जो होता है, काला जादू टूना माना, उसके लिए बात करता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर। ऋग्वेद इज द करेक्ट आंसर। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके पास क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है कार्बन। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, कार्बन इज द करेक्ट आंसर। सब में कार्बन होता ही होता है, इवन बैक्टीरिया के अंदर भी कार्बन होता है। ऑलवेज कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड जनरली ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा कार्बन तो होता ही होता है, तभी तो हम कार्बन डेटिंग करते हैं। कार्बन डेटिंग का मतलब क्या होता है कि हम कार्बन 12 और कार्बन 14 की रेशियो को चेक करते हैं। रेडियोएक्टिव कार्बन डेटिंग जो आपकी डेड फॉसिल प्लांट्स को एज फाइंड आउट करने के लिए आपको हेल्प करता है, ठीक है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और 4 मेन क्लासेस होती हैं आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड की,
कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन और आपका न्यूक्लिक एसिड के बारे में, और इनको मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर कहते हैं। लिपिड इज नॉट ए पॉलीमर, ध्यान रखना, लिपिड इज नॉट ए पॉलीमर। काबुलियत और पत्ता सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था देश में? ये इंट्रोड्यूस किया था शेरशाह सूरी जी ने। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। ये क्या होता था? काबुलियत होता था लैंड जो है आपका जो पत्ता होता था, पत्ता जो होता था वो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेटलमेंट, किसी के साथ सेटलमेंट वगैरह करनी है, ठीक है। और लैंड वगैरह को करने के लिए आपका जो काबुलियत भी होता था, काबुलियत मेनली हम उसको देते थे जिनको आपने रायत देनी होती थी, ठीक है। अगर कोई ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ इस तरीके से डील करें, तो उनको रायत देते ना, जैसे हम कहते हैं कि हाँ आपको इतना % का छूट मिल जाएगा किसी भी चीज में, तो आप हमें इतना प्रॉफिट करके दीजिए या कुछ भी ऐसे दीजिए, ठीक है। पत्ता जो होता था वो आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेटलमेंट होता था, जो आपका जमींदार जो यूज करता था और किस स्टेट के बिहाफ पे, और ब्लॉक कर देता था लैंड टू रियात अंडर द सर्टन सर्कमस्टांसेस और कंडीशंस, तो ये ब्लॉक कर दी जाती थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा शेरशाह। शेरशाह सूरी की बात करता हूं तो सुर एम्पायर के संस्थापक हैं ये, और बाबर खान लोहानी ने इनको शेर खान का टाइटल दिया था, अदरवाइज इनका ओरिजिनल नेम फरीद था। और बाबर खान लोहानी गवर्नर थे बिहार के, और इनका जो टॉम है वो सासाराम बिहार में है। पुराना किला दिल्ली के अंदर इन्होंने बनाया था, ओल्ड फोर्ट। इन्होंने रुपया नाम की करेंसी इशू करवाई थी, जो हमारी आजकल मॉडर्न करेंसी के लिए चलती है, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जैसे जीटी रोड्स वगैरह बहुत सारे बनवाए थे शेरशाह सूरी ने, इंपॉर्टेंट है। और दूसरी अफगान डायनेस्टी हमारे देश में, दूसरी अफगान डायनेस्टी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अलाउद्दीन खिलजी हम डिस्कस कर चुके हैं। अकबर के बारे में बात करें, अकबर ने एक धर्म स्टार्ट किया था जिनका नाम था दीन इलाही, जिसमें सभी धर्मों का मिश्रण था, और इसमें अकेला हिंदू, बाकी तो बहुत लोगों ने ज्वाइन किया था, लेकिन अकेला हिंदू था महेश दास, जिनका नाम है बीरबल ने ही अकेला हिंदू जिन्होंने ज्वाइन किया था। और गुजरात जीतने के बाद इन्होंने बुलंद दरवाजा बनवाया, फतेहपुर सिकरी में। और अकबर ने इबादत खाना हॉल ऑफ प्रेयर बनाया था यहाँ पे। फिरोज शाह तुगलक की अगर हम बात करते हैं, तो फिरोज शाह तुगलक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने जो है दीवाने खैरात बनाया, जिसमें गरीब लड़कियों की शादी वगैरह कराते थे ये, ठीक है। और इन्होंने फतूहत ए फिरोज शाही नाम की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी इन्होंने, अपने आप की ऑटोबायोग्राफी। और फिरोज शाह तुगलक जो हैं ये वही पर्सन है, फिरोज शाह तुगलक वही पर्सन है जिन्होंने जो है अपना कुतुब मीनार कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट, वैसे तो इल्तुतमिश ने करवा दिया था, उसके बाद बिजली गिर गई थी, तो इसकी 2 डबल स्टोरी जो है इन्होंने आगे बढ़ा दी थी, फिरोज शाह तुगलक थे वो पर्सन। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा, शेरशाह इज द करेक्ट आंसर। इनमें से ऐसी कौन सी लेक है जो गोदावरी और कृष्णा रिवर के डेल्टा के बीच में आती है? गोदावरी जो है आपकी जो है साउथ इंडिया के अंदर सबसे लंबी नदी है, त्र्यंबकेश्वर प्लेटू से स्टार्ट होती है, कृष्णा महाबलेश्वर प्लेटू से स्टार्ट होती है, दोनों बनते हैं, कृष्णा गोदावरी डेल्टा बनता है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा के बीच में आपकी होती है कुलेरू लेक, तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, कुलेरू लेक इज द ए ऑप्शन। और कुलेरू लेक जो है आपके आंध्र प्रदेश में देखने को आपको मिलती है, और गोदावरी डेल्टा भी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा भी। गोदावरी के ऊपर पोलावरम प्रोजेक्ट है तेलंगाना के आंध्र प्रदेश के अंदर, गोदावरी के ऊपर कालेश्वरम प्रोजेक्ट है तेलंगाना के अंदर, और कृष्णा रिवर के ऊपर है नागार्जुना सागर डैम, जो आपका आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। और पुलिगत लेक की अगर हम बात करते हैं, पुलिगत लेक जो है आपकी आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है, आंध्र प्रदेश में। चिलिका लेक जो है आपकी लगून लेक है, आपकी उड़ीसा में है। और लोकतक लेक जो है आपकी, ये है मणिपुर में। और यहाँ पे आपका एक नेशनल पार्क है केबुल लामसाओ नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क इसे हम कहते हैं। लोकतक लेक को कंफ्यूज नहीं करना लोनार लेक से। लोनार लेक जो है महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में वो कौन सी लेक है, ये मिट्योरेटिक क्रिएटर लेक, जो उनका पिंड द्वारा बनाई गई है। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर, कुलेरू इज द राइट वन। यहाँ पे देखिए जी, कुलेरू है यहाँ पे, कुलेरू लेक, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। इनमें से ऐसा कौन सा फॉरेस्ट है, जंगल है, जहाँ पे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, जैविक विविधता, ये वहां पे देखने को मिलेगी जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होगी, जहाँ पे टेम्परेचर कंडीशन भी एक्सट्रीम होंगी, तो बायोडाइवर्सिटी वहीं पे ही होती है। और वो पार्ट होता है आपका इक्वेटोरियल वाला पार्ट, इक्वेटोरियल 0 डिग्री वाले उसके पास 0 डिग्री टू 10 डिग्री, ठीक है। ट्रॉपिकल वाला पार्ट होता है 23.5 वाला, 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ। टेम्परेट वाला जिसे आप सब ट्रॉपिकल पार्ट कहते हैं, आपका जो 23.5 से जो है आपका 66 डिग्री तक चलता है। मॉनसून जो होता है आपका, मॉनसून वाला पार्ट, मॉनसून जो है, मॉनसून आपकी इंडिया में सीजनल होती है पहली बात तो,
और हमारे देश में सबसे ज़्यादा बारिश करती है साउथ वेस्ट मानसून, और सबसे ज़्यादा वेस्टर्न घाट के ऊपर ओरोग्राफिक रेनफॉल उसे कहते हैं, जो पर्वतों से टकरा के होती है। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ट्रॉपिकल सब रेन फॉरेस्ट का सब टाइप होता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे। इनमें से ऐसा कौन सा एरिया जो डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग लगाना है अवरोही क्रम में, बढ़ते से घटते क्रम में। सबसे ज्यादा जो बड़ा है वो है एशिया, देन अफ्रीका, देन उसके बाद है आपका, नहीं साउथ अमेरिका तो नहीं आएगा, नॉर्थ आएगा, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका। इसके बाद आता है 5वें नंबर पे अंटार्कटिका, और छठे पे आता है यूरोप, और लास्ट में आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो आपको ये सारे बता दिए मैंने, 7 के 7 कॉन्टिनेंट। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा सी ऑप्शन। प्लैन्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है एम विश्वेश्वरैया जी ने। एम विश्वेश्वरैया, जहां से हमें प्लानिंग कमीशन का बात पता लगी थी। और यहाँ पे एम एन रॉय हैं। एम एन रॉय ने तो जो है आपका जो है पीपल्स प्लान दिया था कि लोगों से पूछो किस तरीके का प्लान बना है, 1945 में दिया था। एस एन अग्रवाल ने गांधीयन प्लान दिया था, अभी मैंने आपको बताया था। और एक जो है आपका एस एन अग्रवाल जी ने गांधीयन प्लान दिया था, और एक था सर्वोदया प्लान। सर्वोदया प्लान, ठीक है, सर्वोदया प्लान वो जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था, जेपी नारायण। आई थिंक मैंने पिछले क्वेश्चन में कुछ और बोला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे को मतलब कैच नहीं हो रहा। अगर मैंने पिछले क्वेश्चन में कुछ और बोला तो जेपी नारायण इज द नेम, जिन्होंने सर्वोदया प्लान दिया था। सर्वोदया कॉन्सेप्ट आपको बताइए गांधी जी का है। जवाहरलाल नेहरू जी 1938 के अंदर नेशनल प्लानिंग कमेटी बैठी थी, उसके चेयरपर्सन थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा, एम विश्वेश्वरैया जी से ही स्टार्ट हुई थी 34 में। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का किसने बनाया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये 13 दिसंबर 1946 को बना था आपका, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 389 मेंबर थे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है मूव किया था हमारे देश में जवाहरलाल नेहरू जी ने। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, जो बाद में आपका प्रेमबल नाम से आया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने और के एम मुंशी जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के लिए एक वर्ड यूज किया था। वो क्या यूज किया था कि दिस इज द होरोस्कोप ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये भविष्य है आधुनिक भारत का। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा, 1 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, मजबूत बल जो है वो कौन सा है? मजबूत बल कौन सा है? तो वो है आपका न्यूक्लियर फोर्सेस। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। सबसे ज्यादा जो है न्यूक्लियर फोर्सेस आती हैं, देन उसके बाद जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, देन आपके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद जो लास्ट में आती है आपकी वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आपसे पूछा सबसे ज्यादा जो है कमजोर कौन सी है, तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कमजोर होगी, सबसे स्ट्रॉन्ग आपकी न्यूक्लियर फोर्स होती है। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा डी ऑप्शन। यहाँ पे 2 मास है, एक फोर्स है, इसमें आपको ऐसे फॉर्मूला याद करना है कि बीच में ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और ये आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी से क्वेश्चन निकले जाते हैं। मनी बिल के बारे में संविधान में कौन सा प्रावधान है, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 110 के अंदर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। एक बिल को मनी बिल तब कहा जाता है जब उसके ऊपर स्पीकर के साइन होते हैं। मनी बिल आर्टिकल 110 में है, जिसमें कोई टैक्स घटाया बढ़ाया वो लिखा जाता है, सैलरीज वगैरह देनी उसको लिखी जाती है, और आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है वो, कोई लोन इंटरेस्ट पेमेंट देनी है, वो सब चीजें आपके मनी बिल में होती हैं। 14 दिन के अंदर अंदर बिल पास करना होता है मनी बिल, और लोकसभा की सारी पावर होती है मनी बिल के केस में, राज्यसभा की कोई भी पावर नहीं होती। तो आर्टिकल 110 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद लिखा हुआ आर्टिकल 100। आर्टिकल 100 क्या बताता है आपको? आर्टिकल 100 बताता है वोटिंग इन द हाउस, पावर ऑफ द हाउस, जब वैकेंसी हो, कोरम हो, तो कैसे करना है काम। आर्टिकल 120 बताता है लैंग्वेजेस जो पार्लियामेंट में यूज होती हैं। वैसे आपको पता ही है, पहले इंग्लिश, देन हिंदी, देन अदर मदर लैंग्वेज यूज होती है। 130 किसके बारे में बात करता है? सुप्रीम कोर्ट की सीट के बारे में बात करता है। तो सुप्रीम कोर्ट की सीट आपको पता ही है दिल्ली में है। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। आर्टिकल 110 इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 110 ये है आपका मनी बिल के बारे में जो मैंने आपको बताया है। लॉन्गेस्ट रिवर बताइए पेनिसुलर इंडिया की कौन सी है? आपकी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। गोदावरी स्टार्ट होती है आपके त्रिम्बकेश्वर प्लेटो से, 1465 किलोमीटर की लंबाई है। गोदावरी के ऊपर पोलावरम प्रोजेक्ट है, यहाँ पे पोलावरम प्रोजेक्ट है गोदावरी के ऊपर। कालेश्वरम प्रोजेक्ट है गोदावरी के ऊपर। पोलावरम है आंध्र प्रदेश में, और कालेश्वरम है आपका तेलंगाना के अंदर, ठीक है, तेलंगाना के अंदर। नर्मदा की बात करते हैं तो अमरकांतक प्लेटू से स्टार्ट होती है, और नर्मदा जो है विंध्यास और सतपुड़ा के बीच में ब्लॉक माउंटेन रिफ्ट वैली बनाती है।
धुआंधार फॉल्स, मार्बल फॉल्स बनाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। कावेरी जो है आपकी पेरिनियल रिवर है, साउथ इंडिया के अंदर सारा साल बहती है। कावेरी ब्रह्मगिरी रेंज कर्नाटक से स्टार्ट होती है और आपका जो है डेल्टा बनाती है, दैट इज कावेरी डेल्टा। कावेरी रिवर डिस्प्यूट है आपका 4 स्टेट्स के अंदर, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एंड आपका लास्ट पुडुचेरी के अंदर देखने को मिलता है। कृष्णा रिवर की बात करते हैं तो आपका महाबलेश्वर प्लेटू से स्टार्ट होती है, महाबलेश्वर प्लेटू से, और इसके ऊपर नागार्जुन सागर डैम है आपका आंध्र प्रदेश में। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें क्या बनेगा जी, आपका डी ऑप्शन बनेगा, गोदावरी इज द करेक्ट आंसर, गोदावरी। यहाँ देखिए जी, यहाँ पे देखिए नर्मदा और तापी ये इधर आके एस्चुरी बनाती हैं और यहाँ से आती है साबरमती और साबरमती और माही रिवर आती हैं, यहाँ से आपकी क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। गोदावरी ये रहा, कृष्णा ये रहा, यहाँ पे होता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा, बीच में होती है आपकी कुलेरू लेक, और यहाँ पे पुलिकट लेक भी है आपके आंध्र प्रदेश में, और कावेरी है ब्रह्मगिरी रेंज से स्टार्ट होती है, यहाँ पे डेल्टा बनाया जाता है। 4 स्टेट्स में, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और आपका कर्नाटक में डिस्प्यूट पड़ता है। महानदी स्टार्ट होती है छत्तीसगढ़ में, लेकिन ये हीराकुद डैम बनाती है उड़ीसा में, जो हमारे देश का पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए एक जवाहरलाल नेहरू जी थे जिन्होंने स्टेटमेंट बोली थी कि जो डैम्स हैं वो टेम्पल हैं हमारे मॉडर्न इंडिया के, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये वर्ड यूज किया था उन्होंने। पहला मुगल एम्परर बताइए इंडिया का कौन सा है, कौन था, बाबर। बाबर इज द फर्स्ट मुगल एम्परर। कहाँ से आया था, फरगना डिस्ट्रिक्ट से आया था, और दौलत खान लोधी ने बुलाया था, और इब्राहिम लोधी के साथ लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ पानीपत 1526 की पहली लड़ाई पानीपत की। जीता कौन था, जो है जीता कौन था, जीता आपका जो है बाबर जीता था। बाबर इसीलिए जीता था क्योंकि इसके पास था तोप खाना, दैट इज गन पाउडर वगैरह लेके आए थे ये, ठीक है। और जो है ये गन पाउडर जो है मुस्तफ़ा ने संभाला था, उस्ताद जो है मुस्तफ़ा वगैरह लोगों ने संभाला था ये। आंसर सी ऑप्शन, तुजु के बाबरी अकबर बाबरनामा, ये पुस्तकें लिखी हैं इन्होंने, ऑटोबायोग्राफी, जिसको पर्शियन लैंग्वेज में चेंज किया था अब्दुल रहीम खाने खाना ने चेंज किया था। अकबर का जो सिकंदरा नियर आगरा इसका टॉम है। बाबर का जो टॉम है वो है पहले आगरा में दफनाया गया था, फिर इनको जो है उठा के काबुल में लेके चले गए थे। हुमायूं का दिल्ली में है, जिसे हम हुमायूं टॉम कहते हैं, जिसे कहा जाता है प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल, और हाजी बेगम ने बनवाया था। शाहजहां की बात करें तो इनका आगरा में है, ठीक है। शाहजहां, गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर शाहजहां के टाइम को बोला जाता है। फ्रेंच पर्सन वर्नियर और टवर्नर इसके टाइम पे आए थे, तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए जी, बाबरनामा 12 साल की एज में राजा बना था, समरकंद लॉस किया, फिर उसके बाद चिनाब को कॉन्क्वेस्ट किया, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, और 1530 में ये डेथ हो गई थी, इसकी खुद की डेथ हो गई थी। डायनामाइट को किसने डिस्कवर किया था, डायनामाइट। सो डायनामाइट जो है एक एक्सप्लोजिव है जो आपका नाइट्रोग्लिसरीन से बना होता है, नाइट्रोग्लिसरीन से, ठीक है। और ये आपके अल्फ्रेड नोबेल ने बनाया था, जिनके नाम के ऊपर जो है नोबेल प्राइजेस भी दिए जाते हैं। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। नोबेल प्राइज जो है 6 कैटेगरी में मिलता है, वैसे आपको पता होना चाहिए। एक होती है पीस कैटेगरी, जिसका जो प्राइज मिलता है हमेशा नॉर्वे ओस्लो में मिलता है, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो में। अदरवाइज 5 जो होते हैं वो स्टॉकहोम स्वीडन में मिलते हैं, स्टॉकहोम स्वीडन में मिलते हैं। और जैसे कि आपका फिजिक्स का हो गया, मेडिसिन का हो गया, और लिटरेचर का हो गया, इकोनॉमिक्स का हो गया, और कौन सा रह गया, मेडिसिन हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री का हो गया। तो इनमें आपके 5 कैटेगरी स्टॉकहोम स्वीडन में और पीस वाला ओस्लो में दिया जाता है, तो ये नाम याद रखने हैं आपको। डुनलॉप की अगर मैं बात करता हूँ तो इन्होंने प्रैक्टिकल न्यूमेटिक टायर जो है पहली बार इन्होंने डेवलप किया था, न्यूमेटिक टायर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। ये है जी आपका डायनामाइट। गोबी डेजर्ट जो है ये आपका सिचुएटेड है किस कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है, अगर देखा जाए गोबी डेजर्ट जो है आपका यहाँ पे है, दैट इज इन द मंगोलिया, जो है मंगोलिया और चाइना के बीच में, मंगोलिया आपका नदर्न साइड के ऊपर, जो है चाइना सदर्न साइड के ऊपर पड़ता है। तो ये है आपका गोबी डेजर्ट, क्लियर। तकला मकान, हिमालयाज यहाँ पे आसपास देखने को आपको मिलते हैं, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, ये मंगोलिया एशिया के अंदर आता है, सी ऑप्शन बनेगा। और उसके बाद अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं, अफ्रीका में सहारा, नामीबिया, कालाहारी ये देखने को मिलते हैं। यूरोप की बात करते हैं तो टैबरनास डेजर्ट देखने को आपको मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे हैं, सिम्पसन है, ग्रेट सैंडी है, सिम्पसन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया ये आपको देखने को मिलते हैं।
आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। 8th शेड्यूल के अंदर जो है भाषाएं की बात चल रही है। 8th शेड्यूल के अंदर जो भाषाएं हैं आपकी वो कौन सी हैं? 8th शेड्यूल जो है जिसमें आपकी 22 भाषाओं के जो है प्रावधान है। 14 लैंग्वेजेस पहले थी और बाद में 22 होगी, तो 8 लैंग्वेजेस बाद में ऐड करी गई थी। तो कौन सी मेंशन नहीं है ये बोल रहा है, तो इंग्लिश कहीं पे भी मेंशन नहीं है हमारे देश में। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। और आठवां शेड्यूल के अंदर आता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, आंसर इज सी ऑप्शन। एसमीज हिंदी, एसमीज बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। सो दीज आर द आपकी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हमारे संविधान के अंदर। केपलर के अकॉर्डिंग जो है प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं सन के अराउंड, तो वो हमेशा आपके इलिप्टिकल पोर्शन में, अंडाकार पोर्शन में इस तरीके से चलते हैं हमेशा ऐसे, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इलिप्टिकल पाथवे में हमेशा मूव करते हैं, अंडाकार फॉर्म में मूव करते हैं। तो ये भी देखिए, तो यहाँ पे सेकंड लॉ के बारे में बात करता है क्या, कि जितना ये मूव करेगा उतना ही एरिया जो है, इक्वल एरिया जो है आपका सन स्वीप आउट, इक्वल एरियाज इन इक्वल लेंथ ऑफ टाइम, ये आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो ये आपको याद रखना है प्लैनेटरी मोशन के लिए। शुद्धि मूवमेंट जो स्टार्ट करी गई थी, जिसमें हमने नॉन हिंदूज को हिंदूज में कन्वर्ट किया था दोबारा से, तो किसने किया था, स्वामी श्रद्धानंद जी ने। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। ये आर्य समाज से ही प्रभावित हैं और स्वामी श्रद्धानंद जी, ठीक है। और सो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे नाम आ जाता शुद्धि मूवमेंट के साथ दयानंद सरस्वती जी का, तो वो अभी आप टिक कर सकते थे अगर श्रद्धानंद जी नहीं आता। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक, जिनका ओरिजिनल नेम क्या है, मूल शंकर है। इंडिया फॉर इंडियंस, स्वराज वर्ड का जो है स्वराज वर्ड इन्होंने दिया। गो बैक टू वेदास इन्होंने बोला। वेद भाष्य, भूमिका, सत्यरथ प्रकाश, ये 3 पुस्तकें जो हैं दयानंद सरस्वती जी की हैं। राजा राम मोहन राय, राजा टाइटल जो मिला था अकबर सेकंड ने दिया था इनको, अकबर सेकंड ने। राजा राम मोहन राय जी को हम मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। मॉडर्न मैन बोला था जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, संवाद कौमुदी जो है, ये पेपर बुक्स इनकी ही लिखी गई हैं। ब्रह्मो समाज इन्होंने स्थापित किया था 1828 में। महात्मा गांधी जी की बात करते हैं तो ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग इन्होंने स्थापित करी थी महात्मा गांधी जी ने जो है इंडियन ओपिनियन नाम का पेपर जो है आपका साउथ अफ्रीका में इन्होंने लिखा था। हिंद स्वराज जो है आपका इन्होंने लिखा था। नवजीवन इन्होंने लिखा था। हरिजन इन्होंने लिखा था, इंपॉर्टेंट है। विवेकानंद जी की बात करते हैं तो उनका ओरिजिनल नेम आपको पता ही है, दैट इज नरेंद्रनाथ दत्ता है। अजीत सिंह ऑफ खेतरी ने टाइटल दिया था विवेकानंद जी का, और इन्होंने जो है रामाकृष्ण मिशन स्टार्ट किया था अपने गुरु जी के नाम के ऊपर, दैट इज रामाकृष्ण, जिनका ओरिजिनल नेम है गदोदर चट्टोपाध्याय। रामाकृष्ण परमहंस उनका नाम है, तो इसलिए रामाकृष्ण मिशन स्टार्ट किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा बी ऑप्शन, दैट इज स्वामी श्रद्धानंद इज द करेक्ट आंसर। हिंदुत्व के पुरोधा, दैट इज स्वामी जो है आपके दैट इज श्रद्धानंद जी, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है ध्यान सरस्वती जी को मानते थे। गाइस ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। सो पहली मैराथन ये है, दूसरी मैराथन आज आएगी आपकी रात को 9 बजे 9 PM के ऊपर। बाकी जो अपडेट्स मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेंगे, इंस्टाग्राम के ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे। और मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, जैसे हमने एमसीक्यू डिस्कस किए ऐसे हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिस्कस करते हैं डिटेल में, सब्जेक्ट वाइज। और यहाँ पे आपके अलग से फोल्डर भी बनाए गए हैं, आपके एसएससी डिफेंस एग्जाम और प्लस स्टेट पीसीएस वगैरह के फोल्डर, जिसमें आपको एक कोड लगाना है विपन 10, आपको डिस्काउंट मिलेगा। 7 तारीख तक ये वैलिड है। जीएस कोर्स आपका पूरा का पूरा थियरी कोर्स है, दोनों कोर्सेज मेरे द्वारा बनाए गए हैं। तो अगर आप इन कोर्सेज को परचेज करते हैं तो आपको जो भी डिस्काउंट कूपन है लगा के अपना डिस्काउंट लीजिए। और खरीद कहाँ से सकते हैं आप लोग इनको, स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट से, studiiq.com। तो जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहाँ पे देखिएगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज व्यू ऑल। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, जैसे आप दबाएंगे 10,000 MCQ कोर्स आपको दिखेगा तीसरे नंबर के ऊपर, जीएस कोर्स दिखेगा आपको चौथे नंबर के ऊपर। अगर आपको थोड़ी बहुत भी जीएस आती है तो 10,000 MCQ कोर्स की तरफ जाइए। अगर आपको बिल्कुल भी जीएस नहीं आती, एबीसी से करना चाहते हो, तो आप जीएस कोर्स की तरफ जाइए। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। कोई भी डाउट हो इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।